हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप कि आपकी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही होगी। वेलकम टू एस डिफेंस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और सीडीएस एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है अब, है ना। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही होगी उसके रिगार्डिंग भी, ठीक है। उसके कुछ दिनों बाद फिर आपका सीएपीएफ का एग्ज़ाम भी है, सो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज थिंग्स ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाए, ठीक है। आपको पता है कि एस डिफेंस पर हम सीडीएस, सीएपीएफ या फिर डिफेंस एग्जामिनेशंस को स्पेसिफिकली लेकर बातें कर रहे होते हैं, जिनको कि यूपीएससी कंडक्ट करवा रही होती है, ठीक है। जितना भी हमसे हो पाता है वी ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू गाइज, है ना। उसी चीज़ को आगे ले जाते हुए वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज, है ना, ठीक है। एज यू कैन सी, नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज PYQ निचोड़, ठीक है, जो कि नाम है सीरीज का, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अ वेरी स्पेशल पर्सन जिन्होंने नाम सजेस्ट किया, है ना, बिकॉज हम सोच रहे थे क्या नाम रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। तो जिस चीज़ को डेडिकेटेड करके इस चीज़ को बनाया गया है उसके लिए आई थिंक ये परफेक्ट नेम है, दैट इज PYQ निचोड़, जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डजेंट मैटर वो टिपिकल है, जो हमेशा ही क्वेश्चंस आते रहे हैं या फिर अभी न्यू क्वेश्चंस आए हैं, कुछ नया पैटर्न है, पुराना है, हम उस क्वेश्चन को थॉरली यहाँ पर डील करने वाले हैं, ठीक है। कैसे कैसे वो चीज़ें होंगी आई विल टेल यू गाइज एक एक करके, और फिर हम एक क्वेश्चन को भी देखेंगे यहाँ पर जो कि काफ़ी बार आ चुका है एग्जामिनेशन में, ठीक है, ताकि आपको एक थॉरो आइडिया लग जाए कि हम किस तरीके से चीज़ों को डील करने वाले हैं। सो पहले चीज़ तो यही है कि भाई नाम है PYQ निचोड़, जो कि सजेस्ट करता है कि हम अच्छे से निचोड़ेंगे PYQ को, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 क्वेश्चन 10 मिनट्स। कहने का क्या मतलब है, कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मतलब लेके चल रहे होते हैं, लाइक हम आगे भी करने वाले हैं, लाइक मैराथन्स करेंगे हम जहाँ पर बहुत सारे PYQs को हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर सीरीज में वी हैव डिसाइडेड कि हम पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन को लेंगे, है ना। उस एक क्वेश्चन के बारे में जो भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं उस चीज़ को लेके, क्वेश्चंस कैसा है, कितनी बार आया है, किस चैप्टर से रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना, उसमें क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए, उस एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जिसके बारे में भी क्वेश्चन है, उस चीज़ को लेके हम थॉरली डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। उस क्वेश्चन को लेके यूपीएससी की क्या थॉट प्रोसेस है, क्या उसमें कुछ एलिमिनेशन लग सकता है नहीं लग सकता है ना, जो ऑप्शंस है उसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर जितने भी एस्पेक्ट, जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं पॉसिबल, उस चीज़ को लेके मैं ट्राई करूंगा कि आपको उस चीज़ को बताने की कोशिश करूं, है ना। आपको एक बहुत बेहतर आइडिया दे पाऊं ताकि आप जब एग्जाम में उन क्वेश्चंस को देखें तो आप बेहतर तरीके से समझ पाए। 10 मिनट्स में ही मैं करवाने की कोशिश करूंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ईजी होंगे क्योंकि PYQs उठा रहा हूं मैं, है ना। ऐसे कोई मैं अपने खुद से क्वेश्चंस बना लूं या फिर मैं सिर्फ टफ क्वेश्चंस उठाऊं, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक थीम के ऊपर ही बार बार पूछे जा रहे होते हैं, है ना। तो उनको भी करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि नहीं सिर्फ यू नो जैसा कहा जाता है कि यार बहुत टफ पेपर है, बहुत टफ पेपर है, लेकिन अगर आप 80% भी चीज़ों को डील कर पाते हैं अच्छी तरीके से, है ना, तो भी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो 10 मिनट्स जो मैंने टाइम क्राइटेरिया रखा है, ये कई बार होगा कि 5 मिनट में भी चीज़ें हो जाएंगी, 6 मिनट में भी हो जाएंगी, कई बार होगा कि वो 15 मिनट भी लग जाए, है ना, एज पर द क्वेश्चन। लेकिन एक एवरेज टाइम अगर निकाल कर देखोगे आप 10-12 वीडियोस का, तो वो तकरीबन आपको 10 मिनट के आसपास देखने के लिए मिलेगा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ये मैंने इसलिए किया ताकि आप कहीं भी बैठे हुए हो, फ्री हो, या फिर आपने कोई ब्रेक लिया हो, या फिर आप घूमते फिरते आप वीडियोस को देख पाए, कोई स्पेसिफिकली उसको टाइम ना निकालना पड़े कि यार मैं इस पर्टिकुलर टाइम को निकाल रहा हूँ, 1 घंटे मुझे निकालना है और फिर देखना है। चलते फिरते हंसते गाते कभी भी आपने देखा कि यार मेरे पास टाइम है 10 मिनट्स, लेट्स सी ए वीडियो, है ना, जहाँ पर एक PYQ को एक ब्रीफली तो नहीं कहूंगा, एक अच्छे वे में हमने एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। किस तरीके से होगा देख लेते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल लेकर मैं आया हूं, उसको हम डील कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ। अब जैसे CDS 2 2025 में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के ऊपर, जहां पर उसका सिंपल रीजन पूछा गया था कि भाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का रीजन क्या है। क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं, है ना। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कि भाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, कौन सा फिनोमेना है जिसकी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। सिंपल क्वेश्चन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिन्होंने भी एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है उनको पता है कैसे कैसे होगा, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। लेट मी टेल यू कब कब आया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन CDS 2011 में पूछा गया हमसे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, एक सेकेंड थोड़ा इसका विड्थ कम किया जाए,
विड्थ बोल रहा हूँ, थिकनेस। हाँ, कब कब आया ये क्वेश्चन, लेट मी टेल यू। 2011 सीडीएस में पूछा गया हमसे ये, ठीक है। उसके बाद सीडीएस 2022 में पूछा गया, सीडीएस 2025 में पूछा गया, एनडीए 2021 में पूछा गया, एनडीए 2022 में पूछा गया, एनडीए 2024 में पूछा गया, और भी अदर एग्जाम से पूछा गया है, लेकिन इतने का मेरे को डेटा मिल पाया है ना। अब आप पूछ लोगे ये कहाँ से डेटा मिला आपको, क्योंकि मैं जो बिग डैडी प्रोग्राम है हमारा, जहाँ पर हम सारे ही पीवाईक्यूज को डील कर रहे होते हैं, वहां से मैंने चेक किया, तो इस जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है इन एग्जाम्स में। सीडीएस में आपको जैसे कि मैंने बताया कि 2011, 22, 25 में पूछा गया है, 21, 22, 24 में आपका एनडीए में पूछा गया। इट मीन्स दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब हमको पता है सिंपल साइज का आंसर दैट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का रीजन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है कि नहीं होता है। वहां पर जो हमारे अदर ऑप्शंस थे, दैट इज इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को, है ना। अब जैसा कि हमें पता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है ना, स्टार्स ही क्यों ट्विंकल कर रहे होते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते, इसका भी हमें रीजन पता होना चाहिए। तो इस चीज को हम थॉरली थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, है ना। सबसे पहले हमारा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पहला ऑप्शन जो है हमारा। हम एक एक करके सारे ही ऑप्शन को तोड़ेंगे, निचोड़ेंगे थोड़ा सा, है ना, ऐसे मजा नहीं आता, एक एक ऑप्शन को निचोड़ेंगे, अपने आप सब कुछ निकलेगा, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है सर, इंटरफेरेंस होता है एक फिनोमिना। कौन सा फिनोमिना, जिसमें दो या दो से ज्यादा जो वेव्स होती हैं, जब एक दूसरे के साथ मिलती हैं, सुपर इंपोज होती हैं, तो रिजल्टेड में हमें न्यू वेव मिलती है। क्या बोला मैंने, कि एक फिनोमिना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, हाँ। क्या है, एक फिनोमिना है जहां पर दो या दो से ज्यादा जो वेव्स होती हैं सुपर इंपोज होती हैं। क्या होती हैं, सुपर इंपोज होती हैं, और रिजल्टेंट में हमें एक न्यू वेव देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये दो टाइप की होती हैं वेव्स। कौन कौन सी वेव्स होती हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। जब दो वेव सुपर इंपोज हो रही हो, है ना, हाइयर एम्पलीट्यूड के साथ, कैसे, हाइयर एम्पलीट्यूड, जब दो वेव्स हाइयर एम्पलीट्यूड्स के साथ सुपर इंपोज हो रही हो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव्स, और जो लोअर एम्पलीट्यूड के साथ, अगर लोअर एम्पलीट्यूड के साथ सुपर इंपोज हो रही है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव वेव्स, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स सुपर इंपोज होती हैं तो रिजल्टेड में हमें न्यू वेव देखने के लिए मिलती है। सिंपल हमारा ये क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसी को कहा जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या कहता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जानने से पहले हमें यह पढ़ना होगा कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है ना। जिनको नहीं पता है, मैंने ऑलरेडी साइंस का ये क्लास ले चुका हूं मैं, लाइट का। अगर आपने नहीं देखा यू कैन गो एंड वॉच देयर, वहां पर मैंने लाइट को बहुत थॉरली डिस्कस किया हुआ है, एक एक चीज को मैंने डिस्कस किया है वहां पर। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है। क्या बोला मैंने, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है भाई, मैंने बताया था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां पर होती है, वैक्यूम में होती है। आई होप ये बातें याद होंगी जिन्होंने देखी हैं वीडियोस। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें समझ में आया कि भाई क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है। जब लाइट हमारी चलती है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तब वो कहां पर मूव बेंड करती है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। और जब वो डेंसर टू रेयरर मीडियम में चल रही होती है तब वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाती हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअली मैं इसको लास्ट में डिटेल में थोड़ा बता दूंगा, या फिर अभी देख लीजिए आप। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में होता क्या है, लाइट जो होती है वो बेंड कर जाती है अर्थ एटमॉस्फेयर में। क्यों, एटमॉस्फेयर में होती हैं डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है, यही बताया था मैंने।
अब क्या होता है कि स्टार जो कि काफी ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, एक पॉइंट सोर्स जिसको हम मान सकते हैं, है ना, रास्ते में एयर है ना, उस जब वो नीचे आ रही है तो उस जो लाइट है नीचे आ रही है तो रास्ते में एयर है, एयर की डेंसिटी हर जगह सेम नहीं होती। जब स्टार से लाइट हम तक आती है ना, तो एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है उसको, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में हर जगह जो डेंसिटी है एयर की वो सेम नहीं होती, क्योंकि एटमॉस्फेयर में लेयर्स होते हैं। आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा ये चीज को। कौन कौन से लेयर्स होते हैं? ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मीजोस्फेयर हो गया, आयनोस्फेयर हो गया, इस तरीके से डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। तो जब लाइट वहां से आती है तो स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू करती है, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो हमसे सीधा ना आकर बेंड कर जाती है। यही इस चीज को यहां पर बताया गया है, ठीक है, आप यहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक। अदर ऑप्शन स्ट्रॉन्ग क्यों है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यहां पर हमें दो कोहेरेंट सोर्स हमें मिलने चाहिए, ठीक है। उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ लाइट, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? ये भी तो है ना। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई प्लैनेट्स जो है ये क्यों ट्विंकल नहीं करते, ये भी तो काफी डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। तो अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं कि प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, तो इसके दो प्रोमिनेंट रीजंस हैं। पहला, प्लैनेट्स आर मच क्लोजर एज कंपेयर टू स्टार्स, क्योंकि स्टार्स जो है वो काफी ज्यादा दूरी पर है एज कंपेयर टू प्लैनेट्स। और दूसरा हमारा क्या है कि ये जो है पॉइंट सोर्सेज नहीं होते। क्या नहीं होते? पॉइंट सोर्सेज नहीं होते, ये एक्सटेंडेड सोर्सेज होती हैं जो हमारी प्लैनेट्स होती हैं। पहला क्या मैंने बताया कि दे आर फार मोर क्लोजर एज कंपेयर टू स्टार्स, ठीक है। और दूसरा ये एक्सटेंडेड होते हैं लाइक डिस्क, ये कोई पॉइंट सोर्स नहीं होते, ठीक। इन्हीं दो कारणों की वजह से, इन्हीं दो प्रोमिनेंट रीजंस की वजह से जो आपका प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना, लाइट्स तो आ रही होती हैं वहां से भी, लेकिन वो एवरेज आउट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ट्विंकल नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो थी हमारी, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन क्या होता है भाई? यहां पर मैंने एक्चुअली तीनों का ही डिफरेंस डाल दिया गया है। अगर आपको पढ़ना है, पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आप पढ़ सकते हैं, ऑल्दो अभी तक इस तरीके से पूछा नहीं गया है ना। तो पोलराइजेशन में आप जस्ट एक सिंपल सा डेफिनेशन याद रख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो पोलराइजेशन क्या है ना, कि एक फिनोमिना होता है जिसमें लाइट वेव्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं एक सिंगल प्लेन में चलने के लिए, है ना, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। क्या बोला मैंने कि एक फिनोमिना है जहां पर लाइट वेव्स जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं एक सिंगल प्लेन में, ठीक है। और वो कैसा होता है प्लेन? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। अगर लाइट पोलराइज्ड है तो वाइब्रेशन सिंगल प्लेन में होता है, और अगर वो अनपोलराइज्ड लाइट है तो वाइब्रेशन सारे ही डायरेक्शंस में होता है। यहीं पर मैंने चीजें डाल दी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जब लाइट किसी एक शार्प ऑब्जेक्ट से टकराती है वो बेंड हो जाती है। सिंपल सिंपल है ना भाई। जब भी लाइट जो है एक शार्प ऑब्जेक्ट से टकराती है वो बेंड कर जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा जो ये लेजर्स है, ठीक है। लेजर्स जो आप देखते हैं ना, एक काम करना है, लेजर्स को ना एक ब्लेड जो आता है, वो रेजर वाला ब्लेड आता है ना, जो दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए पहले यूज किया करते थे, उसके ऊपर लेजर मारना है, ठीक है। और जब आप लेजर को आप ऑन करेंगे और बिल्कुल पॉइंट करेंगे उसके ऊपर, आप देख पाएंगे किस तरीके से लाइट बेंड हो रही होती है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल ये हो गया। अब आते हैं कि जो हमारा आंसर है वो क्या है। पहला हमने देख लिया कि भाई पोलराइजेशन भी हमने देख लिया और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हमने देख लिया, ठीक है। द आंसर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये मुझे पता है कि सबको पता होगा ये चीज, ठीक है, लेकिन इसके रीजन क्या है इसके पीछे का? दैट इज कि जो एयर डेंसिटी होती है वो सेम नहीं होती, हर जगह अलग होती है लेयर्स में एटमॉस्फेयर के, जिसकी वजह से जो लाइट होती है वो बेंड हो जाती है, ठीक है। मैं अगर बात करूं कि अगर लाइट का ओरिजिनल मान लो आप यहां पर खड़े हो, ये हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन है वो स्टार का ये है, लेकिन हमें ये ना देख के ये दिखाई दे रहा होता है स्टार, ठीक है। ये अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार हम देख पा रहे होते हैं, एंड द रीजन इज क्योंकि स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था लाइट को, लेकिन वो बेंड कर जाती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बिकॉज एक मीडियम, मान लो कोई एक जगह ड्राई एयर है ना, एक जगह मॉइस्ट एयर है ना, तो दोनों जगह पे चीजें जो लाइट का ट्रेवल करने का स्टाइल होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। ये चीज मैंने अगेन डिस्कस किया है अपने चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया था लाइट वाला, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्यों नहीं हो सकता है भाई? क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इसके लिए दो कोहेरेंट सोर्स रिक्वायर्ड है, तो चांस ही नहीं बनता है इस चीज का, है ना। उसके बाद मैंने बताया कि भाई जो हमारा क्या बोलते हैं
डिफ्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही कि भाई मैंने कोई शार्प ऑब्जेक्ट रख दिया है और लाइट बेंड हो रही है, तो ये फिनोमिना ही नहीं हो सकता है। ठीक है, अगेन ये PYQ ट्रैप्स हैं जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये PYQ ट्रैप्स हैं यहाँ पर। ठीक है, इंटरफेरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद अगर आप पोलराइजेशन की बात करते हो तो यहाँ पर मैंने बता ही दिया कि पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, कि लाइट एक परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन उस प्लेन में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है जो पोलराइज लाइट होती है। ठीक है, तो ये वाला भी आंसर आपका गलत हो जाता है। PYQ ट्रैप्स में मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, ट्रैप्स क्या है। कई बार ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि जो साउंड वेव होती है वो पोलराइज्ड होती है, एंड द आंसर इज रॉन्ग। ऐसा नहीं होता। लाइट फ्रॉम द सन इज पोलराइज्ड, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि पोलराइजेशन क्या कहता है? पोलराइजेशन कहता है कि लाइट जो होती है, लाइट वेव्स वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं एक सिंगल प्लेन में दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। लेकिन सनलाइट के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी गलत है, लेकिन ये दोनों पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया हुआ है। ठीक है, एंड आई होप कि ये बात भी समझ में आई होगी डिफ्रैक्शन वाली। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है उसकी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स नहीं होता। ठीक है, और डिफ्रैक्शन के लिए आपको दो सोर्स चाहिए होते हैं, ये भी पूछा गया है कि एग्जाम्पल में देकर पूछ लेता है कि क्या इंटरफेरेंस के लिए दो चाहिए होते हैं या फिर डिफ्रैक्शन के लिए चाहिए होते हैं दो, एंड द आंसर इज कि इंटरफेरेंस के लिए चाहिए होते हैं, डिफ्रैक्शन के लिए नहीं चाहिए होते। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक और चीज जो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसी में एक ऑप्शन आपसे डालकर पूछ लेते हैं कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है क्या उसका कोई रोल है क्या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में, एंड द आंसर इज नो। जाते जाते दो तीन चीजें और बता देता हूं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ एग्जांपल्स। पहला, एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, है ना, ये पढ़ा है ना, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। आई होप ये पता होगा। दूसरा, जब आप जब आप भरे हुए ग्लास में नींबू डालते हैं तो आप देखते हैं कि वो बड़ा दिखता है आपको साइज में। आप ग्लास में अगर पेंसिल डाल दें तो वो टूटी हुई दिखाई देती है आपको, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स कुछ हैं हमारे आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। इसी तरीके से डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल, थोड़ा सा हमें क्लोज दिखता है लेकिन जैसे ही हम पानी में उतरते हैं हमें लगता है कि अरे बाप रे तो और गड्ढा है। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की जगह आपसे एक और चीज पूछी जाती है कि भाई मान लो एक बिल्डिंग है जो कि काफी दूर के ऊपर है ना, आपसे काफी दूर के ऊपर है, उसमें लाइट जल रही है और थोड़ा सा वो ऐसा लगता है कि टिमटिमा सी रही है, उसके पीछे क्या रीजन होता है? वहां पर भी सेम रीजन होता है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप इतनी बातें मेरी समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम चीज़ों को डील करने वाले हैं, एक एक ऑप्शन को देखेंगे। आज ये क्वेश्चन इजी था इसीलिए आपको लगा होगा अरे बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको बताया है। इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट्स को डील कर रहे होंगे, है ना। मैं रैंडम क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कि आपके ज्योग्राफी से भी हो सकते हैं, साइंस से भी हो सकते हैं, पॉलिटी से भी हो सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये पैटर्न जो है ये समझ में आ रहा होगा, द वे आई एम गोइंग विद दिस, है ना। एक क्वेश्चन लेंगे, अच्छी तरीके से उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और विद इन 10 मिनट्स खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, आई नो दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।